हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम में सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का मेजर पेपर, माइनर पेपर और MDC पेपर में इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स का यह जो बेसिकली क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कमर्शियल बैंकिंग सबसे पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों की विनियोग नीति के विभिन्न जो सिद्धांतों है उनका वर्णन करे। और इसी सवाल को देखिए 2 या 3 तरीके से पूछ सकता है। तो मेजर पेपर, माइनर पेपर और MDC पेपर में अगर आपका इससे जुड़ा हुआ सवाल है तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वो मैं आपको आज के इस वीडियो में कवर कराऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये क्वेश्चन जो आपको है वो दोनों ही लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। और ये पेपर में आएगा कम से कम आपसे बच्चों 15 नंबर से तो ऊपर का सवाल देखने को मिलेगा। क्या है सवाल, आइए जानते हैं। देखिए क्या है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है इंग्लिश में कि एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, यानी व्यावसायिक बैंकों की विनियोग नीति के विभिन्न जो सिद्धांतों है उनका आपको वर्णन करना है। और साथ ही साथ इसी सवाल को देखिए दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक बैंकों की विनियोग नीति का व्याख्या करें, या फिर एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ कमर्शियल बैंक, या फिर तीसरे तरीके देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है कि एक सफल बैंकिंग का जो रहस्य है वो इस बात से निहित है कि वो अपने संसाधनों का जो वितरण है वो इस प्रकार करे जिनसे उसमें क्या तरलता एवं लाभदायकता के बीच संतुलन क्या स्थापित हो सके। और इस पे क्या करना है, हमें डिस्कस करना है, यानी कि विवेचना करना है। तो ये सवाल आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। आंसर भी आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में मिलेगा। और एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें देखिए दोनों लैंग्वेज रहता है। आपका जिसमें इच्छा करे आप उसमें पेपर को लिख सकते हैं। तो देखिए आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या होगा इसका उत्तर। देखिए सबसे पहले व्यावसायिक जो बैंक है अपने आदेय यानी एसेट्स का क्या करते हैं, वितरण करते हैं। और उस बैंक के क्या करते हैं, विनियोग पद्धति भी कैसे क्या कहा जाता है, उस बैंक का उसे क्या कहेगा, विनियोग पद्धति कहा जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि बैंक अपनी कह सकते हैं जी के व्यवहार इस प्रकार से प्राप्त करता है जिससे उसे अधिक से अधिक क्या हो, लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि व्यावसायिक जो बैंक है एक लाभ कमाने वाली क्या एक संस्था है। बेसिकली बैंक का तो देखिए काम ही है कि आप सही बच्चों से कह सकते हैं हम सभी लोगों से अगर इनकम नहीं आएगा तो वो अपने स्टाफ को इनकम कहां से, कैसे सैलरी कहां से देगा, बैंक फंक्शन कैसे करेगा, बैंक चलेगा टिकेगा कैसे मार्केट, सोचिए। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य जो है अपने हिस्सेदारियों के लिए क्या करना, अधिक से अधिक लाभ क्या करना, कमाना है। पर अपने धन को लाभप्रद तरीके से क्या करना, इसे विनियोग करके वो क्या करता है, लाभ कमाता है। और यही बात देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इंग्लिश में आपको पेपर है जो आएगा आप लोग लिखिएगा, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। देखिए अगला हमारे पास क्या कुछ पॉइंट बताए गए, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, यानी कि कहा जाए आदेयों के वितरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट वाइज बताया हुआ है कि आदेशों या आदेय वितरण जो है वो विनियोग पद्धति के ये सब प्रमुख सिद्धांत है जो कि यहाँ निम्नलिखित है। और क्या क्या देखिए पॉइंट के थ्रू बताया गया है। पहला पॉइंट है हमारे पास लाभदायक का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी लाभदायक का सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि बैंक को किसी से भी क्या करना है, विनियोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अधिक से अधिक क्या कर सके, प्रॉफिट यानी लाभ कमा सके, बताया हुआ है। और लाभ कमाना बैंक का देखिए परम उद्देश्य या फिर कैसे प्रमुख उद्देश्य है जिससे वो विनियोग पद्धति द्वारा क्या कर सकता है, बैंक जो है वो कह सकते लाभोपार्जन कर सकता है। और ये बात देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश में चाहिएगा वो नोट डाउन करिए इंग्लिश में। अगला हमारे पास है तरलता का सिद्धांत, यानी कि यहां बताया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। तरलता का सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि बैंक जो है विनियोग करते समय नगद कोष पर ध्यान रखे जिससे सुरक्षा बनी रहे और साथ ही साथ जनता का जो विश्वास है वो बैंक पे स्थिरता पर बना रहे। और यही बात इंग्लिश लिखा हुआ लिखिएगा। अगला थर्ड पॉइंट है हमारे पास परिवर्तनशीलता का जो सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ शिफ्टेबिलिटी। यहां बताया हुआ है कि इसका जो प्रमुख कारण या इसका अभिप्राय यह है कि बैंक के जो साधन है वो नगद में परिवर्तनशील हो सके और कह सकते विनिमय यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास, विनिमय साध्यता में क्या होनी चाहिए, बैंकों को भी यहाँ पर हानि नहीं होनी चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है। अब इसी प्रकार हम बताया हुआ है कि इस प्रकार लाभदायक और तरलता दो क्या है यहाँ पर हमारे पास विरोधी सिद्धांत है, पर बैंक को अपनी सफलता के इन दोनों को क्या करना पड़ता है, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इसलिए इस समय में क्रोथर ने कुछ कहा है, कथन दिया हुआ है कि तरलता और लाभप्रदता यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकिंग के दो क्या है, विरोधी यहाँ पर सिद्धांत हैं। दोनों के लिए उचित क्या है, यहाँ पर सामंजस्य के लिए क्या करना चाहिए, सफलता यहाँ पर निहित होनी चाहिए तो ये काम कर पाएगा। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास हो गया। और ये बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप में से जो भी छात्र छात्र हमारे इंग्लिश में लिखना चाहिएगा वो इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर आपसे दोनों पूछेगा, दोनों में एक ही लैंग्वेज लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है इसलिए बैंक क्या करता है, अपने समसम आदेशों से क्या करता है, कुछ को लाभदायक के लिए तरलता के आधार पर विपरीत करता है, आधार पर
और कुछ बैंक जब ऋण देता है तो वो खतरा क्या करता है, मोल लेता है। इसलिए ऋण देने का काम जो होता है वो बहुत ज्यादा साहस का होता है। जिस प्रकार व्यवसाय में साहस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यवसाय बैंक को क्या करना, महत्वपूर्ण नीति का यहाँ पर पालन करना पड़ता है। ये पॉइंट के थ्रू बताया गया है। अगला पॉइंट है, यही बात है कि हिंदी में सॉरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप में से जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहिएगा वो उसे इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला हमारे पास है, अतः बैंक को अपनी विनियोग नीति में जोखिम का तो बंटवारा करना ही करना पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ी राशि किसी एक से ही या केवल एक फर्म के रूप में ऋण में नहीं देनी चाहिए। ऋण की अवधि भी जो होनी चाहिए वो अति दीर्घकालिक क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बैंकों को कुछ ऋण प्रदान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न जो ऋण है इस प्रकार दिए गए हैं जिससे क्या होगा, समय समय पर परिपक्व हो पाएंगे और जो कह सकते हैं ऋण जो रहेगा हमारे पास वो वापस यहाँ पर भी होगा। इसीलिए विनियोग नीति के कह सकते हैं जो हमारे ऋण है उसकी यहाँ परिकल्पना पे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, बताया हुआ है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि विनियोग नीति में इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो ऋण है वो उचित जमानतों के आधार पर तय होना चाहिए या प्रदान किए जाते हैं। बिना जमानतों के जो ऋण देना वो खतरे से खाली नहीं है। यह आवश्यक है कि हमें जमानतों ऐसे ही ऋण, यदि ऋण की वापसी नहीं हो सके तो बैंक इन जमानतों को बेचकर क्या करेगा, अपनी राशि जो है वो वसूल कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्रकार हम कह सकते हैं बैंकों को जो अपनी विनियोग नीति तथा अपने आदेयों का वितरण करने में इन सभी सिद्धांतों का क्या करना पड़ेगा, उसे पालन करना पड़ेगा। और कुछ सिद्धांत यहाँ बताए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है बैंक द्वारा आदेयों या फिर वितरण, यह हमारा बताया हुआ है। अपनी बैंक की विनियोग पद्धति बैंक निम्नलिखित आदेयों का क्या करता है, वितरण करता है तथा अथवा उनको क्या करता है, विनियोग करता है। और इसमें से कुछ यहाँ जो प्रमुख सिद्धांत है उनका यहाँ पर विवरण किया गया है। जैसे पहला ही हमारे पास है वो नगद कैश। और नगद कोष के बारे में क्या बताया हुआ है कि बैंक को अपनी संपूर्ण जो जमा राशि का कुछ प्रतिशत जो है वो नगद कोष में रखना पड़ता है। नगद वह राशि है जिस पर बैंक को कुछ क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। इसलिए उसमें तरलता कह सकते हैं, तरलता 100% है और लाभदायक जो होता है वो 0 होता है। नगद कोष जो सुरक्षा की प्रथम कह सकते हैं पंक्ति मानी जाती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कठिनाइयों का क्या होता है, सामना जो होता है या फिर कह सकते हैं सामना करने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, नगद कोष द्वारा क्या होती है, यहाँ कैसे प्रभावित होती है, ये बताया हुआ है। और ये बात नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप में से जो भी बच्चे देखें इंग्लिश में लिखना चाहिएगा। इसे कॉपी पेन लिख के नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। अगला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि बैंक अपनी क्या करता है, संपूर्ण जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत क्या करता है, अपने पास नगद रखेगा और डिमांड डिपॉजिट तथा टाइम डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत वो केंद्रीय जो हमारे सेंट्रल बैंक उनमें जमा रखता है। अतः कुछ देशों में तो बैंक के नगद कोष की न्यूनतम सीमा निर्धारित है। भारत देश में आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के अनुसार जो हमारे पास अनुसूचित बैंक है यानी शेड्यूल्ड जो बैंक है उनका अपना मांग दायित्व हो गया हमारे पास का 5% और जो समय दायित्व होगा उसे 2% का यहाँ रखना पड़ता है। इसलिए बोला गया कि और उसके अलावा भी बैंकों को क्या करना चाहिए, अपने पास भी नगद यहाँ पर कुछ रखना चाहिए, बताया गया है। अगला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि याचन राशि या फिर कह सकते हैं अल्प सूचनार्थ बैंक जो है ऋण बैंक अति अल्पकालीन ऋण क्या करता देता है, जिसकी अवधि कुछ ही दिनों की हमारे पास होती है। ऐसे ऋण जो होते हैं वो अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस है, लोकप्रिय है। ओवरनाइट क्या होते हैं, लोन्स इसे कहा जाता है। इस प्रकार के जो ऋण कह सकते हैं दलालों द्वारा सट्टेबाजी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं। उन पर सूद की तरह भी बहुत कमाई होती रहती है। यदि जो दर प्रतिशत बताया गया कि 1/4% या 1/2% यहाँ पर अगर रहता है, तो यदि किसी कारणवश ऋण नहीं वसूल रहा होता है तो वो क्या करता है, बैंक के सामने क्या करता है, यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रतिभूतियां रहती है जिन्हें बेचकर वो क्या कर सकता है, अपने जो बैंक के पैसे वो यहाँ पर वसूल कर सकता है, ये बताया गया है। और वही बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहेंगे वो कॉपी में पेन पेपर लेके नोट डाउन करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और शांति से लिखते रहिएगा, ठीक है। अगला बताया हुआ है कि अतः ऐसी ऋणों की जो अवधि होती है वो बहुत ही कम होती है और बैंक उन्हें क्या करता है, अल्प सूचना पर ही उसे क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। इसीलिए इस प्रकार के जो ऋण होते हैं उनमें तरलता यानी लिक्विडिटी का जो अंश होता है वो बहुत अधिक होता है और उसमें जो लाभदायक का अंश होता है वो बहुत थोड़ा होता है। अतः इस प्रकार के जो आदेय एसेट्स होते हैं उनकी सुरक्षा को दूसरी पंक्ति यहाँ पर कहा जाता है, ये बताया गया है। अगला इसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहे इस पॉइंट को तो लिखिएगा। अगला हमारे पास है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी कह सकते हैं दिलों पर बट्टा काटना। बैंक क्या करता है, यहाँ पर दिलों पर बट्टा बांटकर भुगतान करता है। बिलों की जो परिपक्वता है यानी मैच्योरिटी है सामान्यतः वो 90 दिन का वैलिडिटी होता है और इस अवधि के पूर्ण भी बैंक क्या करता है, बट्टा काटकर क्या करता है, भुगतान कर सकते हैं। बट्टे की जो दर होती है वो बाजार में होती है
प्रचलित सूद की तरह दर से रेट से रखा जाता है। इसमें तरलता तथा लाभदायकता दोनों का यहाँ पर मिश्रण होता है। किसका अंश प्रति अधिक होगा इस बात पर निर्णय जो निर्भर करेगा कि परिपक्वता की जो अवधि होगी वो कम होगी या फिर लंबी होगी। अतः इस प्रकार की जो आय है उसे सुरक्षा की तीसरी कैटेगरी में यहाँ पे कह सकते हैं, तीसरी पंक्ति में से रखा जाता है। तो इसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा डिस्काउंटिंग बिल्स। जो बच्चे लिखना चाहें उसे इंग्लिश में नोट डाउन करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और डिस्काउंटिंग बिल्स वाला सेक्शन लिख लीजिएगा। अगला हमारे पास पॉइंट है वो है ऋण तथा अग्रिम यानी लोन एंड एडवांसेस। बैंक क्या करता है, ऋण तथा अग्रिम यहां हमें प्रदान करता है और इसकी जो अवधि होती है वो दीर्घकालीन हो सकती है। ऋण अथवा अग्रिम राशियां जो हमारे पास है वो उत्पादक कार्यों के लिए क्या होता है, विनियोजक होता है। और इस प्रकार की जो ऋण होती है वो राशि का क्या कह सकते हैं, व्यवहार के पूंजी के रूप में क्या कैसे जमा किया जाता है, ये बताया गया है। अगला पांचवा पॉइंट हमारे पास है, अच्छा ये पॉइंट हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसी पॉइंट में लिखिएगा कि अतः जो हमारे पास ऋण तथा कह सकते हैं जो अग्रिम राशियों की अवधि जो होती है वो लंबी होती है और तथा बैंक इन दरों पर क्या करता है, इन ऊंची दरों पर क्या करता है, सूद लेता है। इसलिए उसमें लाभदायक 100% है और तरलता यानी जो लिक्विडिटी है वो क्या है, यहाँ पर 0 है। तो ये बात बताया हुआ हमारे पास है। अगला पॉइंट है हमारे पास विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू बताया गया है। क्या है कि बैंक अपनी जो जमा राशि का विनियोग भी क्या करता है। विनियोग या तो व्यावसायिक संगठनों का ऋण देकर करता है अथवा कंपनी के शेयर बेच के यहाँ पर ऋण पत्रों, सरकारी प्रतिभूति आदि विनियोग के रूप में करता है। इस प्रकार जो बैंक है वो लाभार्जन करता है। इसलिए कह सकते हैं विनियोग में भी जो होता है वो लाभदायकता 100% है और तरलता क्या 0 होती है। इसलिए यह सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये उत्तम हो जाएगा, बताया हुआ है। तो इसे इंग्लिश में लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास व्यावसायिक जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनके क्या प्रमुख साधन है ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम लोग यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल। आधुनिक कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आधुनिक बैंकों की जो पूंजी का एक महत्वपूर्ण जो भाग जाता है वो बैंक के अंश को क्या करता है, वो बेचकर यहाँ प्राप्त किया जाता है। क्योंकि बैंकों का जो निर्माण होता है वह प्रायः क्या होता है, मिश्रित पूंजीवाद कंपनियों के आधार पर होता है और यह बैंक के द्वारा क्या होता है, पूंजी एकत्र करने की क्या होती है, अधिकतम इसमें सीमा होती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकृत पूंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास है जमा धन। ठीक है, यानी डिपॉजिट जो हमारे पास बेसिकली है। तो किसी भी प्रकार का या किसी भी बैंक का जो प्रारंभिक कार्य अपने ग्राहकों की बचत की कह सकते हैं बचत को जमा राशि के रूप में व्यतीत करना होता है। इसमें लोग अपना क्या कहते हैं रुपया जो होता है जो निश्चित शर्तों पर बैंक में जमा करते हैं, जिसे आवश्यकता पड़ने पर वो किसी भी कंडीशन में निकाल सकते हैं। बैंकों की जमा की गई राशि जो होती है वो सुरक्षित होती है तथा बैंक भी उस पर क्या करता है, उस पर बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो लेता है। वर्तमान बैंकों में जो पूंजी की मात्रा है वो बहुत कुछ इस प्रकार निर्भर करती है, जैसे जनता से कितना धन वापस के रूप में मिल जाएगा। बैंक में जो जनता का जो जितना धन है विश्वास होता है कि बैंकों को उतना ही क्या यहाँ पर मात्रा धन प्राप्त हो। एक अच्छे बैंक की पहचान उसी से होती है कि वो उसे कितना धन जमा करके दिया हो, ये यहाँ पर कंडीशन बताया गया है। अगला हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास थर्ड नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा। अगला हमारे पास पॉइंट है साख नियंत्रण करके। यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो हमारे पास है कि साख नियंत्रण करके बैंकों की जो पूंजी का होता है हमारे पास एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वो बैंक स्वयं निर्मित करता है। हम देख चुके हैं कि बैंक केवल लाखों से लेकर खरीद कर नहीं उसे उधार भी देता है। वे एवं शाखाओं का क्या करते हैं, ब्रांचेस निर्माण करते हैं और यहाँ बताया गया अपने द्वारा निर्मित शाखा को क्या करते हैं, उधार देकर लाभ प्राप्त करते हैं। वर्तमान बैंकों का जो कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण साधन या प्रमुख साधन तथा निर्मित जो कह सकते हैं शाखा को उधार देना है। बैंकों के द्वारा जो शाखा का जो निर्माण होता है, ब्रांचेस निर्माण होता है, उनकी पूंजी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तथा क्या होता है, सस्ता साधन होता है, ये बताया गया यहाँ पर। अगला है क्योंकि बैंक को इस प्रकार की पूंजी पर किसी प्रकार के यहाँ बताया गया है ब्याज नहीं देना पड़ता है, तो बैंक जो साख नियंत्रण करने वाले होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कितनी पूंजी प्राप्त की जा सकती है। यह बात पर निर्भर करता है कि बैंक के पास कितनी नगद राशि है और वो उसका कितना कह सकते हैं अंश जो है वो नगद कोष के रूप में से रखेगा, ये हमें बताया गया है। और ये बात इंग्लिश में लिखा हो तो जो बच्चे इंग्लिश में चाहे उसे लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास बैंक ऋण प्राप्त करके क्या करता है। बैंक अपने जो है पूंजी का एक कह सकते हैं कुछ भाग ऋण लेकर भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसी असाधारण अवस्था में प्राप्त की जाती है। जिस प्रकार जो ऋण है व्यक्तियों से नहीं लिए जाते बल्कि बैंक या भी जो केंद्रीय हमारे पास बैंक है उनसे यह प्राप्त करता है। ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न होती है जब नदी कह सकते हैं लोगों द्वारा क्या होता है, नकदी का मांग यहाँ पर अधिक हो जाता है, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सुरक्षित कोष यानी हमारे पास रिजर्व फंड के बारे में बताया गया यहाँ पर। तो पहले पॉइंट हमारे पास है कि बैंक की जो कह सकते हैं पूंजी का एक अन्य कैसे सुरक्षा जो हमारे कोष है वो सुरक्षित कोष है। प्रत्येक बैंक को प्राप्त होने वाली जो लाभ का 2 भाग में बांटा जाता है, उसका एक जो भाग है वो अंशधारियों के बीच में बढ़ जाएगा, दूसरा भाग जो सुरक्षित कोष में रख दिया जाएगा। सामान्यतः उस कोष को क्या कहते हैं, प्रयोग कह सकते हैं प्रयोग असामान्य
हानि को पुकारने की जो कह सकते हैं यहाँ पर निंदा की जाती है, किया जाता है, उसे बताया गया हमारे पर। लेकिन जब ये फंड अधिक हो जाता है तब ये बैंकों की पूंजी का साधन बन जाती है। आरंभ में क्या होता है, सुरक्षित की गई जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है एवं साथ ही बताया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये बैंक में सब साधन ये बताया गया है। और नीचे आंसर लिखा हुआ है, पूरा पूरा लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो आशा करूंगा कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको जो मिलता रहे, ठीक है। और इससे पहले देखिए बहुत सारे वीडियो हमारे कंप्लीट चैनल पे एसी, हिंदी, इंग्लिश, जितना सारा हो सकता है आपको सिलेबस मेंशन, वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।